कांग्रेस का हमेशा से ये एक प्रयास रहा है कि वो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक द्विवेदी। आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़। मोर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली यूथ प्रदेश कांग्रेस की महासचिव माननीय एडवोकेट दर्शन कौशिक जी के पास। दर्शन कौशिक जी यूथ कांग्रेस की जो महासचिव तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ एक महिला हैं। इस समय बुलाए गए विशेष सत्र में एक बहुत ही गहमा गहमी से मुद्दा चल रहा है कि आरक्षण, जो नारी के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण का एक मुद्दा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी इसमें अपना नाम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दा महिलाओं के लिए लाया गया है और ये एक ऐतिहासिक मुद्दा है। उसके साथ ही कांग्रेस के कई सारे बयान, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये मुद्दा कांग्रेस के द्वारा लाया जा चुका है, इस बार भी कांग्रेस ने ही लाया है, उसे बीजेपी अपना बता रही है। इसी में बातचीत करेंगे हम दिल्ली यूथ प्रदेश के महासचिव से। उनसे पूछेंगे, मैम आपने देखा कि जो ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पे कुछ भी हो, किसी ने लाया, कैसे लाया, कांग्रेस लाई, बीजेपी लाई, कोई भी लाया, ये मुद्दा कितना लाभदायक है? इस मुद्दे से जो आम महिला है, जो पॉलिटिक्स में आना चाहती है, जो राजनीति में जाके ये चाहती है कि वो राजनीति को जाएगी तो सुधारेंगी, उसके लिए क्या कुछ अच्छा अवसर है या नहीं? आप इसमें क्या बोलेंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो बिल था 2010 में, 9 मार्च 2010 में कांग्रेस इसको राज्यसभा में पारित कर चुकी थी। ये पारित हो गया था, पर लोकसभा में कुछ रीज़न से ये रह गया था। कुछ पार्टीज़ ने अपोज़ किया था और इसमें शायद ओबीसी महिला के लिए आरक्षण नहीं था, तो उस टाइम ये रह गया था। तो उसके बाद से लगातार निरंतर कांग्रेस का यह प्रयास था कि चाहे हम सत्ता में रहें ना रहें, ये बिल हमें पास करना है। क्योंकि अगर आप राजीव जी का भी विज़न देखेंगे तो पंचायती राज बिल हम लेकर आए थे, और कांग्रेस का हमेशा से ये एक प्रयास रहा है कि वो महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाए। तो आज आप अगर उसका रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो निर्वाचित सदस्य हैं, जहां उनकी संख्या 30 लाख है, तो उसमें 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा 33%, 1/3% जो है महिलाओं को आरक्षित है। तो बिल्कुल कांग्रेस इसको चाहती थी। और जब कांग्रेस 2014 में बीजेपी भी आई, तो हमेशा से कांग्रेस कहती रही कि जब भी आप इस बिल को लाएंगे, हम बिना किसी शर्त के इसमें अपना समर्थन देंगे। और बात भी यही थी कि बिना किसी शर्त के हम इसको समर्थन दें। ये दिन ना इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह से एक सत्तारूढ़ पार्टी, जिसको ये डर था कि वो अब जा रही है, तो उसने एक इवेंट मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया। और वो कैसे किया? उसने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया। किस लिए बुलाया? कि हम देखते आ रहे हैं पिछले 9 सालों में इस सरकार ने तमाम जुमले फेंके हैं, तो इसने एक और महिलाओं की भावनाओं के साथ, उनकी संवैधानिक अधिकारों के साथ एक खेल रचा। और उसने एक ऐसा जुमला फेंका कि हमने अनाउंस तो कर दिया, पर हम डेट नहीं बताएंगे। ये बिल पे जो आप कह रहे हैं, इसको अपोज कोई नहीं कर रहा है, पर देखिए, ये बिल जब आना था तो ये बिना बट और इफ़ के आना था, मतलब बिना किंतु, परंतु, अपितु के। हमने कहा था कि जैसे ये बिल है, राज्यसभा में ऑलरेडी पास था, आप इसको लोकसभा में एज इट इज़, आपके पास तो प्रचंड बहुमत है, बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, तो आप इसको लेके आइए और हम इसको पास कर देंगे। पर इस बिल में अगर आप देखेंगे तो इतनी खामियाँ हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मोदी जी ने एक लाइन कही कि 19 सितंबर की ये तारीख जो है अमृत को प्राप्त हो रही है। क्यों मोदी जी? यहाँ तो इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे थी जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नहीं थी, और आज तक यूएस में प्रेसिडेंट नहीं है फीमेल, मतलब मैं फीमेल प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ कि इंदिरा जी यहाँ थी, ब्रिटेन में उस टाइम तक फीमेल प्रधानमंत्री नहीं थी, यूएस में आज तक फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है। तो इसमें बहुत सारी कमियां क्या हैं, ये एक बिल में क्राइटेरिया लेके आए हैं। एक इन्होंने किया है कि ये बिल तब पास होगा या लागू होगा जब जनगणना हो जाएगी, और जनगणना होने के बाद परिसीमन हो जाएगा। अभी तक तो हाल फिलहाल जनगणना हुई नहीं है, जो 2020 से 23 के बीच होनी थी। इसका मतलब है कि जब जनगणना होगी तो परिसीमन होगा। आज जो लोकसभा में 543 सीटें हैं, आफ्टर जनगणना वो हो सकता है 800 तक चली जाएं, तो उस टाइम पे ये 1/3 जो है रिजर्वेशन होगी। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो टाइम टेकिंग है, और मुझे लगता नहीं कि आने वाले 8-9 महीनों में 2024 तक इस जनगणना को हम पॉसिबल करा पाएँ। या और एक और बात इसमें यह है कि जो परिसीमन का टाइम है वो 2026 में ख़त्म हो रहा है, जो एक समय सीमा होती है। यानी 2026 के बाद ही जनगणना कहीं होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तो ये शायद 2029 के नेक्स्ट चुनावों में ये मुद्दा होगा। और एक और खामी क्या है कि इस बिल में अभी भी ये बिल साइलेंट है, ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करता है, और ये बात नहीं करता है अल्पसंख्यक महिलाओं की। तो क्या मोदी जी अल्पसंख्यक और ओबीसी महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखेंगे? तो इन सब तमाम कमियों को हटाते हुए एक बिल आना चाहिए था, जो आज से पारित होना चाहिए था और होना चाहिए था। उसको बिना जनगणना और परिसीमन की
सीमाएं लगाए, उसको किंतु परंतु लगाए आना चाहिए था। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। कांग्रेस पार्टी के जब इस बिल को पेश किया गया नए सत्र में और एक नई पार्लियामेंट में, तो जब नई पार्लियामेंट के बाहर पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो सोनिया गांधी जी का बयान आया कि ये बिल हमारा था, ये बिल हम लाए थे। तो आज सवाल यही है मीडिया का या फिर लोगों का जो आपको देख रहे हैं, फिर सोनिया गांधी जी को देख रहे हैं, उनको कि अब फिर कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? क्योंकि निशिकांत जी का आज पार्लियामेंट में एक बयान सामने टीवी पे आ रहा था। निशिकांत जी ये कह रहे थे कि ये मुद्दा कांग्रेस वाले इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 5 साल 7 साल पहले महिलाओं को देखेंगे कि महिलाएं इसके लिए सक्षम हैं या नहीं हैं। सक्षम होंगी तभी ये पारित होगा। ये कानून कोई और बना रहा है, ब्लेम कोई और कर रहा है। निशिकांत जी का पूरा ऐसा ही बयान आपने सुना होगा। देखिए, ये आप इस बिल की एक बड़ा वो देखेंगे, इसको लाया गया नाम नारी शक्ति वंदन। आप एक संवैधानिक अधिकार को दैविक अधिकारों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? और आप नारी वंदना की बात आप कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे इतने प्रतिष्ठित एक सम्मानजनक पद पर हैं, आपने जब संसद का इनॉग्रेशन हुआ तब वो नदारत थी। आप जब पुरानी संसद से रुखसत हुए तो वो कहीं नहीं है। अब जब नई संसद में सत्र बैठा तो वो कहीं नहीं है। तो आप एक आदिवासी महिला को ये कहकर तो शोकेस करते हैं कि देखिए हमने उनको कौन सा पद दे दिया, बट जब सच में उनको सम्मान देने की बात आती है तो वो कहीं नहीं है। और क्यों कांग्रेस कहेगी? कांग्रेस तो हमेशा से मैंने जैसे बताया, पंचायती लोकल बॉडीज़ में एक कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने कि रिजर्वेशन दे रखा है। और आज उसी वजह से हम जब अपने देखते हैं कि निकाय और एमसीडी इन सब में 1/3 से ज़्यादा आज मतलब उन पे स्थानों पर महिला है। और 2010 में तो ये पारित हो ही गया था। हम तो हमेशा से इसकी डिमांड करते आए हैं। आप कोई भी बयान उठा लीजिए, सोनिया जी, राहुल जी की तमाम चिट्ठियां हैं जो बताती हैं बार बार, जिसमें कहा गया मोदी जी को, बीजेपी सरकार को कि आप महिला आरक्षण बिल को पास कीजिए, हम बिना किसी शर्त के इसमें अपनी हामी भरेंगे। पर आज ये एक जुमला है जो बताता नहीं है कि ये क्या डेट होगी। इसमें खुद इतनी खामियां हैं। मैं कह तो रही हूँ कि ये सिर्फ बताया गया है कि ये बिल आएगा, पर कब आएगा? जब जनगणना हो जाएगी, जब परिसीमन हो जाएगा। तो जनगणना तो अभी हुई नहीं, 6-7 महीनों में जनगणना होती नहीं है। जनगणना तो प्रोसेस 10 साल, हर 10 साल में होती। 2011 के बाद 2021 में नहीं हो पाई क्योंकि वो कोविड का सीजन चल रहा था। कोविड में और बहुत कुछ तो हुआ। बहुत लोग जातीय जनगणना में, आजकल इंडिया अलायंस बना हुआ है, नीतीश कुमार जो यहाँ पे जातीय जनगणना चाहते हैं, बिहार में हर तरह की जनगणना चाहते हैं। तो फिर ऐसे कैसे? जनगणना शायद इसलिए प्रोसेस में रहा होगा, ये तो सरकार का मुद्दा है, आपका मुद्दा है, आप बात करेंगे, लेकिन जनगणना के बाद होगा तभी तो पता चलेगा 1/3 कैसे है। देखिए, अभी भी तो दिया जा सकता था ना, अमेंडमेंट्स तो होते रहते हैं। जब जनगणना नहीं आती तो एक अमेंडमेंट के साथ इसमें सीटें बढ़ा दी जाती। G20 में मात्र हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें जनगणना नहीं हुई है अभी, जो कि होनी थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले 9 सालों में ये मुद्दा क्यों नहीं आया? आपके पास पूरे 9 साल थे इस बिल को पास करने के लिए, पर आपने नहीं किया। इसका मतलब आपकी इंटेंशन ही नहीं है। आज आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सिर्फ किस लिए? वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, महिला शक्ति को शायद। पर आज आपने सच में महिला शक्ति को ठगा है, आपने उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करा है। और आप जनगणना की बात कर रहे हैं ना, देखिए मैंने फिर वही बोला कि जैसा 2010 में ये बिल पेश किया गया था, आप एज इट इज़ इस बिल को आज पास कर देते तो बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट हो जाता। अब तो इस बिल का फ़ायदा ना 2024 के जनरल इलेक्शन में महिलाओं को मिलेगा, ना 2025 के असेंबली इलेक्शंस में मिलेगा, और रह जाएगा कब? ये परिसीमन के बाद, यानी 2026 में परिसीमन खत्म होगा, परिसीमन होगा, जनगणना होगी, परिसीमन होगी, तब आएगा। यानी इस सरकार का यहाँ कोई रोल नहीं है। और बातें ये इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला नारी शक्ति वंदन, आप इन्हीं के बंदे की बात बता रहे, तो मैं बताऊँ, हेमंत शर्मा बिस्वा जी का कहना है, कमलनाथ जी को चैलेंज देते हैं कि अगर आप हनुमान भक्त हैं तो जाइए आप 10 जनपद को आग लगा दीजिए। आप पता है 10 जनपद किसका घर है? सोनिया गांधी जी का। आप एक महिला सांसद, इतनी वरिष्ठ हमारी मंत्री, आप एक महिला के खिलाफ ऐसा आचरण करने को कह रहे हैं, तो आप कहाँ से कह रहे हैं कि ये फेवर में है? और आप पिछले इनके पुराने बयान देखिए, अमित मालवीय जी का देखेंगे, आप योगी जी का देखेंगे। योगी जी ने तो कहा था कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और अगर ये बिल लेके आएगा तो ये हमारी इंडिया की जो राजनीतिक वो है उसको ख़राब कर देगा, बच्चों की परवरिश पे असर पड़ेगा। तो कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से रही है समाहित वाली। उसने हमेशा ऐसे प्लान और प्रोग्राम्स किए हैं जहां वो चाहती है कि औरतों की भागीदारी हो। आप देख सकते हैं हमारी तो इतनी इफेक्टिव, बिना किसी रिजर्वेशन के हमारे भारत की कैपिटल को शीला जी जैसी शख्सियत ने संभाला था। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी सिर्फ शोकेसिंग करती है। मैंने आपको फिर बोला, द्रौपदी जी गायब हैं। कोई एडिटर, कोई भी न्यूज़पेपर आज इस बात को नहीं बोल रहा है कि द्रौपदी जी कहाँ हैं।
तमाम बातें कही जा रही हैं। आप देखिए बड़े सारे लोग आए महिला आरक्षण बिल को लेकर, बड़े सारी सेलिब्रिटीज़ और वो सब आई, और टाइम्स नाउ की संपादक उनके साथ क्वेश्चन करती हैं कि अच्छा 2024 में, मैं नाम नहीं लूँगी कौन सी एक्ट्रेस थी, 2024 में आप मोदी जी के लिए वोट मांगेंगी, तो वो कहते हैं मोदी जी बहुत लिबरल थिंकर हैं, ये थिंकर हैं। लिबरल थिंकर हैं तो द्रौपदी जी को सम्मान देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया? तो सिर्फ इस मुद्दे पे जाहिर सी बात है उनके भी विचार लेने चाहिए, बिल्कुल एग्री हैं, लेकिन इस मुद्दे पे द्रौपदी जी को कहाँ आप लाना चाहते हैं? कहाँ चाह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे आए? कहाँ कैसे सम्मान उनको मिले और कैसे नहीं मिल रहा है मोदी जी के द्वारा? देखिए इनॉग्रेशन होता है तो सिर्फ मोदी जी ने क्यों किया? प्रथम पद पर तो द्रौपदी मुर्मू जी थी, और महिला होने के नाते हमारे यहाँ तो प्रायोरिटी भी दी जाती है ना, महिला लेडीज़ फर्स्ट, तो द्रौपदी जी से इनॉग्रेशन कराते। पर तब आप वो संघोल लेकर चल रहे हैं, आपको महाराजा वाला पदवी दी गई, क्यों भाई? उनको पहले लाते। जब यहाँ से आप रुखसत हो रहे हैं, आप उसको संविधान दिवस कहते हैं कि अब से पुरानी संसद को, जब सब रुखसत हो रहे हैं तो वो उस दिन गायब है। जब न्यू संसद में आपका पहला सत्र का फर्स्ट डे बैठता है तब वो गायब है। उनको सम्मान तो मिलना चाहिए था। जब देश में ऐसी चीज़ें बदलाव ला रही हैं जो इतिहास में नाम लिखी जाएंगी, तो वो तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी का कद शायद छोटा हो जाता, फोकस उन पे पहले हो जाता। तो इन चीज़ों से इनकी मानसिकता समझ आती है कि ये कैसे लोग हैं। आप इसे 2024 के इलेक्शन से जोड़ रही हैं, बोल रही हैं कि महिलाओं को ये ठगा गया है, महिलाओं को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को, जो भी 2014 और 2019 के जब चुनाव हुए तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बीजेपी के प्रति बढ़ा है दोनों बार, क्या लग रहा है इस बार इस गठन से, हो सकता है ये राजनीति के लिए कर रहे हों आपके अकॉर्डिंग, तो क्या इस गठन से, ये कानून के बाद महिलाओं का वोट प्रतिशत उनके ऊपर बढ़ेगा, बीजेपी के प्रति बढ़ेगा या घटेगा? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मैंने बोला कि ये संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। तो जो महिलाएं बहुत खुश थी, मैंने बताया कि हमने एज ए कांग्रेस पार्टी भी और महिला भी, हम बड़े खुश हो रहे थे कि हम भी चाहते हैं देश में हर जगह अपना प्रतिनिधित्व, हम भी भागीदारी चाहते हैं। तो आज वो झटका लगा है कि ये सिर्फ जुमला था और हमारे साथ भी एक जुमला खेल के आप चल दिए, तो डेफिनेटली उनका वोट प्रतिशत गिरेगा और महिलाएं उनको इस बार दिखाएंगी रियल पिक्चर कि कैसे बीजेपी सिर्फ एक इमोशंस के साथ खेलती है और जुमलेबाज। ठीक है, आपने अभी महिलाओं के आरक्षण की बात करी कि आप प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हमारे देश की जो सबसे पहली सरोजनी नायडू, जिनको कई सारे रत्न मिले हैं, वो, उनका मानना ये था, जब उनके पास इस बिल के लिए पूछा गया था तो उनका मानना ये था कि हम इस बिल के लिए बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। वो चाहती थी कि हमें समान अधिकार मिले, हम जीत कर आएंगे, हम बिना किसी आरक्षण के आएंगे। आप इस बारे में क्या कहें? कांग्रेस पार्टी, फिर आप एक कांग्रेस की महिला होने के नाते या फिर आप नॉर्मल महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए मैं अपने कॉलेज डेज याद करती हूँ, जब कभी मैं बस से ट्रेवल किया करती थी तो वहाँ लिखा होता था सीट रिजर्व, वो लेडीज़ सीट रिजर्वेशन होता है वहाँ पे भी। तो मैंने कभी उस सीट को क्लेम नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे अगेंस्ट है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भी बराबर हूँ, तो मुझे ये रिजर्वेशन नहीं चाहिए। पर देखिए आप एक की मानसिकता को पूरे समाज के साथ नहीं जोड़ सकते। आज भी हमारे समाज में ऐसी औरतें हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और जो सच में बहुत अच्छा ओपिनियन रखती हैं, व्यूज़ हैं, इंटेलिजेंट है, पर कहीं ना कहीं हमारा समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देता। वो घर की चार दीवारी में किसी भी बेटी, बहू या पत्नी बनकर वो पीछे हैं। तो उन सबको आगे लाने के लिए बिल्कुल, और ये हमारे संविधान में भी लिखा है कि अगर हमें महिला या बच्चों को आगे लाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़े, मतलब कुछ आरक्षण जैसा हमें उन्हें देना पड़े, तो ज़रूरी है। जब देखिए हमारे पास आरक्षण होगा, हमें पता होगा ये सीट्स हमें फिल करनी है, यहाँ हमें महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व चाहिए, तो डेफिनेटली हम महिलाओं को बुलाएंगे, आगे लाएंगे, हम छांटेंगे। तो इस तरह से जब एक महिला आगे बढ़ती है तो और 10 महिला, 10 के साथ 100 महिला और तमाम औरतों का हिम्मत बनती है कि हाँ ये फील्ड हमारे लिए भी है। पर जब रिजर्वेशन नहीं होगा या महिलाओं को वहाँ अपना सशक्तिकरण नहीं दिखाई देगा, तो एक महिला आएगी, उसके लिए तमाम नेगेटिव बातें कह दी जाती हैं, तो दूसरी महिलाएं भी कहेंगी अरे इसको तो क्रिटिसिज्म मिल रहा है, हम यहाँ नहीं जा सकते, या ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। तो रिजर्वेशन उनके सशक्तिकरण के लिए डेफिनेटली, मैंने खुद बताया कि जब मैं उस स्टेज पे थी तो मुझे वो सीट अच्छी नहीं लगती थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैच्योरिटी लेवल आता है तब समझ आता है कि सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, इसके पीछे बहुत रीज़न है। सब जहाँ आज मैं बैठती हूँ, शायद तमाम बहुत सारी मेरी महिला साथी हैं, उनको यहाँ तक भी बैठने का मौका नहीं मिलता। तो ये एक महिला नहीं, ये पूरे देश की तमाम महिलाओं को, जिन्होंने पूरे देश में जो आधी आबादी है, जिम्मेदारी पूरे अपने कर्तव्य के साथ निभा रहे हैं, उनको आगे लाने की पहल है।
मेरा एक मतलब बहुत ही आखिरी सवाल होगा आपसे कि महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, अभी तक जो भी महिला सांसद हैं या महिला राजनीति में हैं वो वही हैं जो राजनीति परिवार से आए हैं, जिनको विरासत में राजनीति मिली है। कोई भी नॉर्मल महिला जल्दी से निकल के ना तो चुनाव लड़ती है और ना ही किसी को उम्मीदवार बनना चाहती है। कई सारे रीजन हो सकते हैं उसके। तो क्या लगता है अगर ये कानून आ ही गया, बन गया, चलिए 2024 से बनता है, 26 से बनता है, 29 से बनता है, जब बन भी जाएगा तो क्या उन महिलाओं को भी फ़ायदा होगा? क्या वो महिलाएं आगे निकल के आएंगी? क्या वो महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी? क्या उम्मीदवार होंगी? चुनाव जीतना हारना तो देखिए बिल्कुल, अभी जैसे 82 सांसद हैं, हमारी फीमेल सांसद हैं, और इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं के लिए। तो बिल्कुल जब आपके लिए सीटें होती हैं आपको दिखाई देता है। आप देखिए एक छोटी सी पोस्ट की मैं बात करूं, किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी कोर्स के लिए जब पोस्ट होती हैं तो वहाँ उतनी तो श्योरिटी हो जाती है कि ये लड़कियों को मिलने वाली है। तो सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। अब हमारे यूथ कांग्रेस में ही 33% जो रिजर्वेशन है वो फीमेल्स के लिए है। तो जब फीमेल अप्लाई भी नहीं करती तो हम पुश करते हैं, उनको एक मोटिवेशन देते हैं कि बिल्कुल आगे आइए। तो जब रिजर्वेशन होगा डेफिनेटली महिलाओं को वो उनका हक नज़र आएगा। वो उनको फील्ड ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं। उनको लगेगा कि नहीं, जब हमारे लिए रिजर्वेशन है इट मीन्स यहाँ पर हमारी भी भागीदारी चाहिए। तो बिल्कुल वो मोटिवेट होंगी और आगे आएंगी। जैसे आपने बोला, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपोजर हर महिला को नहीं मिला। यही रीज़न है कि आज राजनीति की बात करें या तमाम जगह पे हर महिला वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। जिनको एक्सपोजर मिला वो वहाँ है, पर इस सब के बाद बिल्कुल उनके लिए एक अच्छी पहल होगी। हमारी जो नॉर्मल महिलाएं भी हैं, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आती हैं, वो भी इस बारे में सोचेंगी और आगे आएंगी। तो अगर मोदी जी की इस कानून में, इस बिल में अगर इफ़ और बट ना हो आपके अकॉर्डिंग, तो ये कानून पास होना चाहिए, आप बिल्कुल मानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर इसमें ये सब कंडीशन ना हो, ये आज कहा जाए कि आज कानून बन के ये एप्लीकेबल होता है, तो बिल्कुल कांग्रेस तो अभी भी समर्थन कर ही रही है ना। पर आप वो सब चीज़ें तो लेके आइए। हमने ये नहीं बोला कि हम समर्थन नहीं दे रहे हैं, आपने जुमला फेंका। हम तो कह रहे हैं कि फिर आप दलगत राजनीति कर बैठे। कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर भी होती हैं। हमें नहीं पता था कि अभी भी आपका इवेंट चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थी दिल्ली प्रदेश की यूथ कांग्रेस महासचिव दर्शन कौशिक जी, जिन्होंने बताया कि मैं एक महिला और महिला के नाते ये जो बिल आया है उस बिल का पूरी तरह से पूर्णतः समर्थन करती हैं। इस समर्थन के साथ उनको ये है कि इस बिल में इफ़ और बट को हटा दिया जाए।